नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In today's lecture, we are going to discuss about varicose veins. So let's begin with the definition. A vein that has enlarged and twisted, often appearing as a bulging blue blood vessel that is clearly visible through the skin, is called as varicose vein. Now students, if we have to understand the varicose vein, so first we have to understand the venous system or venous anatomy of the lower limb, because varicose veins are most often found in the lower limb. तो लोअर लिम्ब को अगर देखा जाए तो इसमें जनरली 3 टाइप्स ऑफ वेन्स हमको दिखाई देगी, विच आर सुपरफिशियल वेन्स, डीप वेन्स एंड परफोरेटर वेन्स. तो सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी होती है लोअर लिम्ब में? Great saphenous vein and short saphenous vein are the examples of superficial venous veins of lower limb. Deep veins कौन कौन सी होती है? जैसे कि इसमें हम डायग्राम में देख रहे हैं राइट साइड में कॉमन फीमोरल आर्टरी, कॉमन फीमोरल वेन, उसके बाद में प्रोफेंडा फीमोरिस, देन नेक्स्ट पॉप्लेटियल वेन, एंटेरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन, पेरिनियल वेन. तो ये सारी वेन्स जो है ये डीप वेनस सिस्टम के अंदर आती है. उसके बाद में होती है परफोरेटर वेन्स. तो परफोरेटर वेन्स का जनरली फंक्शन होता है ये सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन्स के साथ में जोड़ती है और ये यूनिडायरेक्शनल होती है. जैसे कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग परफोरेटर वेन्स हमको मिलती है. जैसे कि एंकल परफोरेटर ये मिलेगी हमको, जिनको कहते हैं कॉकेट्स परफोरेटर, ये एंकल के लेवल पे मिलेगी हमको. उसके बाद में बॉयड्स परफोरेटर है जो कि हमको नी के पीछे के हिस्से में मिलेगी लोअर लेग में, जैसे हमने देखा कॉकेट परफोरेटर. देन डॉट परफोरेटर विच इज लोकेटेड इन द डिस्टल साइड ऑफ थाई, और हंटेरियन परफोरेटर हमको मिलेगी अपर साइड ऑफ थाई के अंदर. तो परफोरेटर वेन्स जैसे कि हम, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वेनस वॉल्व्स. सो वेन के वॉल्व्स जो होते हैं जनरली वॉल्व्स वेन में जो पेरिफेरल वेन्स होती हैं हमारी उनके अंदर ज़्यादा मिलते हैं, और जैसे जैसे वेन्स हमारे हार्ट के करीब करीब आती रहती है वहाँ पे वॉल्व्स कम से कम मिलेंगे. जैसे कि सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा के अंदर एक भी वॉल्व नहीं है. ओके और पेरिफेरल जो हमारी वेन्स है जैसे ग्रेट सफेनस डीप जो वेन्स है सुपरफिशियल, इनके अंदर काफ़ी सारे वॉल्व्स हमको दिखाई देते हैं. सो दे आर डेलिकेट, द वॉल्व्स आर डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड दे प्रिवेंट रिवर्स फ्लो इन द वेन्स. यानी कि एक ही तरह ये यानी एक डायरेक्शन में ये वॉल्व खुलते हैं. So the venous valve are abundant in the distal lower extremity and number of valve decreases proximally with no valve in superior and inferior vena cava. उसके बाद में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे परफोरेटर वेन्स, तो परफोरेटर वेन्स सुपरफिशियल वेन से डीप वेन की तरफ जाते हैं, इंटरलिंक करते हैं और एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है सुपरफिशियल टू डीप वेन की तरफ. उसके बाद है वेरिकोस वेन रिस्क फैक्टर्स. फीमेल सेक्स, prolonged standing, raised intra-abdominal pressure, increased progesterone and high heels are the some of the risk factors for varicose vein. क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हमने यूज़ किया है. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन
साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड एक CEAP क्लासिफिकेशन है। एनाटॉमिकल में लॉन्ग सेफेनस सिस्टम का वेरिसेस, शॉर्ट सेफेनस सिस्टम वेरिसेस एंड परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस, इस तरीके से 3 में हमने डिवाइड किया है। देन साइज ऑफ वेरिसेस के अकॉर्डिंग थ्रेड वेन्स, रेटिकुलर वेन्स एंड वेरिकोसाइट्स, ऐसे 3 पार्ट में वेरिकोस वेन को डिवाइड किया गया है। CEAP क्लासिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं क्लिनिकल फीचर्स को, इटियोलॉजी को, एनाटॉमिकल जो भी डिसेबिलिटीज आ रही हैं उसको, और पैथोफिजियोलॉजी को। तो ये CEAP जो हमारा क्लासिफिकेशन ये काफ़ी डिटेल में है, तो इसको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन C0S, इसका मतलब है पेशेंट को अभी भी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, हेवी लेग्स है, पेन इन द लेग है, पेरिस प्रूराइटस है, बट नो क्लिनिकल और पैल्पेबल साइंस ऑफ वेनस डिसीज इज सीन, अभी तक कोई वेन का बल्जिंग हमको नहीं दिखा। उसके बाद C1 स्टेज जिसके अंदर टेलेंजेक्टेसिया और रेटिकुलर वेन्स हमको दिखाई देगी, यानी थ्रेड लाइक छोटी छोटी वेन्स हमको दिखाई देगी जो कि बल्जिंग हो रही है। देन C2 में धीरे धीरे ये बल्जिंग जो है ये विजिबल होने लगता है। C3 लेवल के अंदर वेनस इडिमा दिखाई देने लगता है। C4 स्टेज हैज ट्रॉफिक चेंजेस ऑफ वेनस ओरिजिन, एट्रोपिन, ब्लैंकी, पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटाइटिस और वेरिकोस एक्जिमा भी हमको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है एक्चुअली C6। सो C4 के बाद में C6 स्टेज आती है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर एक्टिव वेनस लेग अल्सर विल बी सीन accompanied by atrophic changes। अगर ये C6 स्टेज जब हील हो जाती है तब हम उसको C5 कंसिडर करते हैं। सो हील्ड अल्सर विथ एट्रोफिक चेंजेस कम अंडर C5। नेक्स्ट इज अगेन हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कि एक हम इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं कि किस तरीके से वेनस अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं। So whenever there is valve incompetence or chronic venous hypertension, there is defective microcirculation, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आरबीसी डिफ्यूजन या लाइसिस शुरू हो जाता है, यानी आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोसाइडरिन नाम का एक केमिकल आरबीसी के अंदर से निकल जाता है। ये हीमोसाइडरिन धीरे धीरे कैपिलरी से निकल के हमारे स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और ईचिंग होकर डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस होता है। इस डर्मेटाइटिस की वजह से क्रॉनिक वेनस अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स को अगर देखें तो ड्रैगिंग पेन, पोस्चरल डिस्कम्फर्ट हमको मिलेगा, यानी कि पेशेंट जब लेग्स को नीचे की तरफ हैंग कर रहा है उस समय उसको ज़्यादा पेन होता है। हेवीनेस इन लेग्स, नाइट टाइम क्रैम्प्स, रात में क्रैम्प आना हमको इसमें दिखाई देगा। इडिमा एंड ईचिंग, डिस्कलरेशन एंड अल्सरेशन विल बी सीन। कॉजेस ऑफ पेन इन वेरिकोस वेन, क्रॉनिक वेनस हाइपरटेंशन, एनॉक्सिया, हाइपर विस्कोसिटी और रेड सेल्स, platelet aggregation, capillary functional disorder and altered cutaneous microcirculation. Next is complications which are hemorrhage, pigmentation, eczema, periostitis, venous ulcer, lipodermatosclerosis, talipes, equinovarus, deep vein thrombosis and recurrent thrombophlebitis. उसके बाद में क्लिनिकल साइंस को अगर देखें हम तो इसमें काफ़ी सारे क्लिनिकल साइंस भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रॉडी ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, ब्रॉडी ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट 2, पर्थेस टेस्ट, टर्निक्वेट टेस्ट, शिवर टेस्ट, फेगान टेस्ट एंड प्रैट टेस्ट। तो ये सारे जो क्लिनिकल साइंस हैं इनको हम एक इसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सबको डिटेल में समझेंगे। Other examination are abdomen examination, ulcer and lymphoidal examination. Investigation को अगर देखा जाए तो localized
द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द डिसीज, ये हमारा एम होता है इन्वेस्टिगेशन का। नेचर ऑफ द लीशन हमको पता करना है, एंड वी हैव टू रूल आउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देन इन्वेस्टिगेशन में हम वेनस डॉपलर कर सकते हैं और ड्यूप्लेक्स स्कैन भी हम इसमें करवा सकते हैं। ड्यूप्लेक्स स्कैन के बेनिफिट्स क्या है? इसके अंदर डॉपलर कंबाइन विद बी मोड अल्ट्रासाउंड होता है, फंक्शनल और एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन ये भेजता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ये काफ़ी अच्छे से पहचान सकता है। देन वेनोग्राफी में असेंडिंग वेनोग्राफी और डिसेंडिंग वेनोग्राफी दोनों भी की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है असेंडिंग। सो डॉर्सल वेनस आर्च को कैलकुलेट करते हुए टॉर्निक्वेट मैलियोलस के ऊपर बांधा जाता है। देन डाई इंजेक्ट की जाती है, एक्सरे लिया जाता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस या परफोरेटर स्टेटस को देखा जाता है। अगर असेंडिंग वेनोग्राफी पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम डिसेंडिंग वेनोग्राफी की तरफ जाते हैं। उसके बाद में डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि इलास्टिक क्रेप बैंडेज या स्टॉकिंग हम उस पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं जिसका कि प्रेशर हो 30 से 40 mm ऑफ Hg। ये स्टॉकिंग की वजह से जो हमारे लेग्स हैं वो कंप्रेस रहते हैं, कंप्रेशन की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है और ब्लड जो वेनस जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड जाना चाहिए वो इजीली ऊपर की तरफ जाने लगता है। एलिवेशन ऑफ लिम्ब अबव द लेवल ऑफ हार्ट। पेशेंट को लाइंग डाउन, जितना हो सके रेस्टिंग पोजीशन लाइंग डाउन रहना चाहिए। अपने पैरों को अपने हार्ट के लेवल से ऊपर एलिवेट करके रखना चाहिए जिससे कि जो लेग्स में काफ़ी सारा ब्लड होता है वो आसानी से नीचे की तरफ आ जाए। ग्रेडेड कंप्रेशन स्टॉकिंग आर आल्सो अवेलेबल। उसके बाद में ऊनाबुट करके एक क्या कहते हैं इसको, कंप्रेशन एक मिलता है, एक ड्रेसिंग मिलता है। इसमें ये क्या, इट इज़ नॉन इलास्टिक कंप्रेशन। ओके, ये मेडिकेटेड होता है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन और ग्लिसरीन होता है और ये ड्रेसिंग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको वंस अ वीक इसको निकालना होता है। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमको वेनस अल्सर दिखाई दे उस समय। लेकिन अल्सर होता है, लेकिन अल्सर में इन्फेक्शन नहीं हो तभी हम इसको ऊनाबुट को यूज़ कर सकते हैं। देन कंप्रेशन मेथड्स रिड्यूस एम्बुलेटरी वेनस प्रेशर, ट्रांस कैपिलरी लीकेज और इम्प्रूव क्यूटेनियस माइक्रो सर्कुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है इसमें स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि वेन्स के वॉल को लिटरली स्क्लेरोसिस कर देते हैं। ओके, दे बर्न द वॉल्स ऑफ वेन और उसकी वजह से वेन अपने आप एट्रोफिड हो जाती है और उनके अंदर का एट्रोफी होके ऑब्लिटरेट हो जाती है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट स्क्लेरोसिस ऑफ वेनस वॉल। इंडिकेशंस इसके होते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस, स्मॉल वेरिसेस, रिकरेंट वेरिसेस और आइसोलेटेड वेरिसेस एंड एज्ड एंड अनफिट पेशेंट के अंदर ये प्रोसीजर की जा सकती है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें स्क्लेरोसेंट कौन कौन से यूज होते हैं? सोडियम टेट्राडेकिल सल्फेट, सोडियम मोरुएट, इथेनोलामाइन ओलिएट एंड पॉलीडोकैनॉल इसके अंदर यूज होता है। मैकेनिज्म क्या करता है? ये असेप्टिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, प्रिवेनस फाइब्रोसिस होता है जिसकी वजह से, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एंडोथेलियल डैमेज एंड ऑब्लिटरेशन बाय इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके हैं सेफेनोफिमोरल इनकॉम्पिटेंस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज और हाइपरसेंसिटिविटी अगर है तो उसमें स्क्लेरोथेरेपी यूज नहीं करनी चाहिए। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ओपीडी बेसिस पे भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेज को अगर देखें तो एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इंट्रावेनस हेमाटोमा और दूसरे डिसीजेस भी इसमें पॉसिबल्स हैं। इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हैं दूसरे जो कि वेरिकोज वेन में यूज़ हो सकते हैं, जैसे रिलीव कंप्लेंट्स, पेन, डिस्कम्फर्ट एंड रिवर्स कॉम्प्लिकेशन, कॉस्मेसिस। सर्जिकल मैनेजमेंट
जिसमें ट्रेंडलेनबर्ग प्रोसीजर है, जिसमें जक्स्ट्राफिमोरल फ्लश लाइगेशन ऑफ लॉन्ग सेफेनस वेन किया जाता है। फ्लश लाइगेशन ऑफ दूसरे ट्राइब्यूटरीज को भी हम फ्लश लाइगेट कर सकते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, डीप एक्सटर्नल एंड अननेम्ड ट्राइब्यूटरीज को भी हम इसमें लाइगेशन कर सकते हैं। देन स्ट्रिपिंग ऑफ लॉन्ग सेफेनस वेन अप टू नी जॉइंट, देन मेयर्स स्ट्रिपर इसके अंदर यूज होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं सेफेनस नर्व इंजुरी, हेमाटोमा एंड इन्फेक्शन। तो याद रखिए ये भी एक प्रोसीजर है, स्ट्रिपिंग ऑफ द लॉन्ग सेफेनस वेन। परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस, सबफेशियल लाइगेशन ऑफ परफोरेटर किया जाता है। लिंटन्स मेथड इसमें यूज होता है एंड स्टैप एवल्शन मेथड भी यूज किया जा सकता है। देन एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं सेप्स, दैट इज सबफेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटरी सर्जरी। इट इज मिनिमल इन्वेसिव मेथड। देन EVLA दैट इज एंडोवेनस लेजर एब्लेशन भी किया जाता है, जिसके अंदर लेजर से जो स्क्लेरोथेरेपी में हमने केमिकल के यूज से किया था वही यहाँ पे लेजर से एब्लेशन किया जा सकता है। This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.